नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नसरीन। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। तालिबान और अफगान सरकारी सैन्य बलों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। तालिबान ने देश के बाहरी हिस्सों पर कब्जे के बाद प्रांतों की राजधानियों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। आरक्षण के लिए ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्य को देने वाला बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस पर मुहर लगाई थी। कपिल सिब्बल ने विपक्षी नेताओं को डिनर पर बुलाया। कांग्रेस लीडरशिप पर फिर उठे सवाल। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय और 5 अन्य लोगों की पुलिस ने हिरासत में लिया। इन पर दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को हुए एक विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत की गई। सबसे पहले देखेंगे खबर तालिबान से कि जहां तालिबान और अफगान सरकारी सैन्य बलों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है और जिसमें कई लोग जाने गंवा रहे हैं। तालिबान ने देश के बाहरी हिस्सों पर कब्जे के बाद प्रांतों की राजधानियों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। बीते 5 दिनों में तालिबान ने 5 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। उत्तर में कुंदूज, सरेपोल और तालोकान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। ये शहर अपने ही नाम के प्रांतों की राजधानियां हैं। दक्षिण में ईरान की सीमा से लगे निमरोज प्रांत की राजधानी जरांज पर कब्जा कर लिया गया है। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीमा से लगे नौजवान प्रांत की राजधानी शबरधान पर भी भीषण लड़ाई के बाद तालिबान का कब्जा हो गया है और फिलहाल देश के 80% हिस्से पर या तो तालिबान का कब्जा है या उसके साथ लड़ाई चल रही है। पारंपरिक रूप से तालिबान के गढ़ रहे उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे अहम शहर कुंदूज पर तालिबान का कब्जा उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान के मध्य एशिया से जोड़ने वाले रास्ते पर पड़ने वाला ये शहर ड्रग तस्करी के रूट पर आता है और अफगानिस्तान से यूरोप जाने वाली अफीम और हेरोइन यहीं से होकर गुजरती है। इस शहर पर कब्जे का मतलब है कि तालिबान के पास एक बड़ा आय स्रोत भी अब आ गया है, जो कि अफगान बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती। कुंदूज से तालिबान को खदेड़ना होगा, जो वो पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान सीमा के पास जरांज पर कब्जा भी तालिबान के लिए बड़ी राजनीतिक जीत है। ईरान के रास्ते अफगानिस्तान के होने वाला कारोबार यहीं से गुजरता है। अब अफगानिस्तान यहां पर ज्यादा कब्जा जमा कर बैठा है। अब बात करेंगे आरक्षण की। आरक्षण के लिए ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाला बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस पर मुहर लगाई थी। इससे राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरतों के हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 127वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। पिछले महीने ही वीरेंद्र कुमार ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को एक आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और एडमिशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए जजों ने संविधान के 102वें संशोधन का हवाला दिया। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। दरअसल 2018 में हुए इस 102वें संविधान संशोधन में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बताया गया था। इसके साथ ही ये 342A संसद को पिछड़ी जातियों की लिस्ट बनाने का अधिकार देता है। इस संशोधन के बाद विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती थीं कि केंद्र संघीय ढांचे को बिगाड़ रहा है। 5 मई को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र ने भी विरोध किया। इसी के बाद 2018 के संविधान संशोधन में बदलाव की कवायद शुरू हुई। ये बिल संविधान के 102वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया है। इस बिल में पास होने के बाद एक बार फिर राज्यों को पिछड़ी जातियों की लिस्टिंग का अधिकार मिल जाएगा। वैसे भी 1993 से ही केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों दोनों ही ओबीसी की अलग अलग लिस्ट बनाते रहे हैं।
2018 के संविधान संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो पा रहा था। इस बिल के पास होने के बाद दोबारा से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 342 ए में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 338 बी और 366 में भी संशोधन हुए हैं। इस बिल के पास होते ही राज्य सरकारें अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग जातियों को ओबीसी कोटे में डाल सकेंगी। इससे हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है। ये जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी केस का हवाला देकर इन पर रोक लगाता रहा है। बिल पास होने से राज्यों को नई जातियों को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन आरक्षण की सीमा अभी भी 50% ही है। इंदिरा साहनी केस के फैसले के मुताबिक अगर कोई 50% की सीमा के बाहर जाकर आरक्षण देता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। इसी वजह से कई राज्य इस सीमा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण दिया था। राव सरकार के फैसले के खिलाफ पत्रकार इंदिरा साहनी कोर्ट चली गयी। साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी फैसले के बाद से कानून बना कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आड़े आ जाता। इसके बाद भी कई राज्यों ने इस फैसले का हल निकाल लिया है। देश के कई राज्यों में अभी 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार, गुजरात, केरल, राजस्थान जैसे राज्यों में कुल आरक्षण 50% से ज्यादा है। विपक्ष लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की है। बिल पास होने के बाद हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों की बीजेपी सरकारें जाट, पटेल और लिंगायत जातियों को ओबीसी में शामिल कर चुनावी फायदा उठाना चाहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ नेशनल। और अब बात करेंगे सिब्बल की दावत की। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को विपक्षी नेताओं को अपने जन्मदिन की दावत दी और इसमें वैसे तो सरकार को घेरने और 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का मुद्दा छाया रहा था, लेकिन खास बात यह रही कि इसमें गांधी परिवार से कोई नहीं मौजूद था, जिसमें राहुल गांधी श्रीनगर के दौरे पर हैं और प्रियंका विदेश में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दावत में एक बार फिर कांग्रेस में बदलाव का मुद्दा उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस का कायाकल्प तभी संभव है जब गांधी परिवार लीडरशिप छोड़ दें। अकाली दल के नरेश गुजरात ने तो सीधा हमला बोलते हुए कहा, गांधी परिवार के चंगुल से बाहर निकलने बिना कांग्रेस का मजबूत होना मुश्किल है। ये दावत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सिब्बल समेत कांग्रेस के 23 सीनियर नेताओं ने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव करने की जरूरत को बताया था। सिब्बल की दावत में पी चिदम्बरम, शशि थरूर और आनंद शर्मा भी शामिल थे। ये तीनों नेता भी कांग्रेस के भविष्य को लेकर सवाल उठा चुके हैं। सिब्बल की दावत में दूसरे विपक्षी दलों से आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना सांसद संजय रावत, एनसीपी के चीफ शरद पवार, तृणमूल के डेरेक ओब्रायन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, डीएमके के त्रिरुचि शिवा और आरएलडी के जयंत चौधरी शामिल थे। विपक्षी नेताओं को दी गई दावत में सिब्बल ने सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में सभी संस्थान बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने सभी विपक्षी दलों को क्लियर फोकस के साथ काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय और 5 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को हुए एक विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम विरोधी नारेबाजी करने का आरोप है। मंगलवार सुबह हुई पूछताछ पर दिल्ली पुलिस ने उपाध्याय समेत सभी आरोपियों से मंगलवार सुबह तक पूछताछ की। पुलिस ने उपाध्याय को सोमवार रात कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में आने को समन भेजा था और कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए भी छापेमारी की थी। सोमवार को सोशल मीडिया पर इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था और इस पर एक्शन लिया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा भीड़ राम राम और हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा जैसे नारे लगाए गए। पुलिस ने बताया कि कोरोना के चलते उन्होंने इस रैली की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी भीड़ कैसे जमा हो गई। इस दौरान कोई पुलिस
वाला वहां मौजूद नहीं था। भड़काऊ भाषणों के लिए चर्चित पंडित नरसिंह नंद सरस्वती और टीवी अभिनेता और भाजपा नेता गजेंद्र चौहान भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने थे। जबकि एक बयान में अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि रैली सेव इंडिया फाउंडेशन ने की थी और इस संस्था से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की, कि जिसमें उन्होंने शुरुआत कर दी थी इनके दूसरे चरण की उज्ज्वला योजना के। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत की गई थी और इसी दौरान मुख्यमंत्री भी यहां उपस्थित रहे थे और इन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली सभी लाभार्थियों से बात की थी। साल 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई थी और इसी के तहत 5 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन भी दिए गए थे। योजना को लाने का उद्देश्य महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाकर उनके स्वास्थ्य को बचाना था और एलपीजी का उपयोग बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना था। अप्रैल 2018 में सरकार ने योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाते हुए 7 और कैटेगरीज में महिलाओं को इसका फायदा दिया और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग और चाय बागान वर्कर, वनवासी और द्वीपों में रहने वाले लोग शामिल हैं। इसके बाद लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ ही हो गई है। उज्ज्वला के पहले चरण में सरकार एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की आर्थिक सहायता देती थी। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवार स्टव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज के लोन भी उन्हें मिलता था। दूसरे चरण में यानी कि इस चरण में एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाएगा और इसी में दूसरे चरण के आवेदन के लिए जरूरी पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट को भी कम कर दिया गया है, जिसमें केवाईसी के लिए किसी भी नोटरी या हलफनामे की अब जरूरत नहीं है। साथ ही दूसरी जगह पर रहे लोगों के पास अगर निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। नौकरीशुदा लोगों और प्रवासी मजदूरों को इस कदम से बड़ी राहत मिलेगी। और फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। आप जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। देश का यह दंगल है देश का, सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ। વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતરની, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના માર્ગની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત એટલે જનતાની વાત। ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો। જે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત, જનતાના મુખે। દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 मैराथन माहिती रजू करतो फोन इन कार्यक्रम जनता नी बात। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हर साल 50 साल में एक बार आने वाली हीट वेव यानी कि भीषण गर्मी अब 10 साल में आने लगी है। साथ ही हर दशक में भारी बारिश और सूखा भी होने लगा है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC की रिपोर्ट में ये दावा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक
60 देशों के 200 से ज्यादा लेखकों ने 5 स्थितियों को देखते हुए निष्कर्ष निकाला है कि अगले 20 सालों में ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के चलते भीषण गर्मी, भारी बारिश, सूखे की आशंका भी अब जताई जा रही है और हम जलवायु के परिवर्तन का असर भी अनुभव करने लगे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। जिसका उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका और कनाडा में जून में पड़ी भारी गर्मी से सैकड़ों लोगों की मौत हुई और इसी तरह ब्राजील 91 साल में सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। तो दूसरी ओर जर्मनी और चीन ने भीषण बाढ़ का सामना भी किया। रिपोर्ट के लेखक फ्रेडरिक ऑटो ने कहा कि अगर हम पृथ्वी का औसतन तापमान 1.5 डिग्री पर स्थिति कर लेते हैं तो मौसम की खराब स्थितियों से हमें बचा जा सकता है। इस रिपोर्ट को जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट भी माना जा रहा है। इसे 60 देशों के 200 वैज्ञानिकों ने 14,000 साइंस पेपर्स के आधार पर तैयार किया। लगभग सभी देशों ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते पर साइन किए और इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा लेखकों ने 5 स्थितियों को देखते हुए निष्कर्ष निकाला था। इन सभी में 2040 के दशक तक दुनिया को 1.5 डिग्री की सीमा को पार करते हुए देखा जा सकता है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में मंदिर पर हुए हमले की, जिसमें पाकिस्तान में मंदिरों में तोड़फोड़ और अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू समाज ने अब हल्ला बोल दिया है। इसी दौरान कराची में जमकर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी गूंजे। रविवार को कराची प्रेस क्लब के बाहर हुए इस प्रदर्शन में हिंदू समुदाय के अलावा भारी संख्या में सिख, ईसाई, पारसी और अन्य समाज के लोग भी जुड़े थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में भगवा झंडा भी लहरा रहा था। इतना ही नहीं, विरोध कर रहे लोगों के हाथों में तख्तियां भी थी जिस पर वी वांट जस्टिस लिखा था। प्रदर्शन में कराची के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रामनाथ मिश्र महाराज भी शामिल हुए। मिश्र ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि रहीम यार खान में गुंडों द्वारा गणेश मंदिर में की गई तोड़फोड़ निंदनीय है। पाकिस्तान में जिस तरह से इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई बुरा कहता या करता है तो उसे सजाए मौत या फिर ताउम्र की कैद की सजा दी जाती है और उसी तरह से अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्थलों का अपमान करने वाले लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। स्कूल्स में भी बच्चों की किताबों में हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें पढ़ाई जा रही हैं। मिश्र ने आगे कहा कि पाकिस्तान में हिंदू और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म और अत्याचार की इंतहा अब हो गई है और अब हमारी मांग है कि सरकार इस पर जल्द ही सख्त एक्शन ले। पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में कट्टरपंथियों के हमले बढ़े हैं और खास तौर पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान हिंदू लड़कियों के अपहरण की भी वारदातें आम हो गई है, जिस पर अब लोग गुस्साए हुए हैं और जिसको चलते अब विरोध प्रदर्शन भी छिड़ चुका है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को अनुचित बताते हुए कहा कि मरीजों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अनुचित है और उन्होंने डॉक्टर से बिना शर्त हड़ताल वापस लेने और जनसेवा में जुट जाने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बातचीत करने को तैयार है। अनुचित मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान नहीं। हड़ताल करके जनसेवा से दूर रहना उचित नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर पहले काम पर लौटे, फिर सरकार उनके साथ बातचीत करेगी। हड़ताल करने वाले छात्र नहीं हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके अब वे डॉक्टर बन गए हैं और अब उन्हें मरीजों की समस्याओं को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न और फ्लिपकार्ट को अब राहत दी है, जिसमें उन्हें और भी समय दे दिया गया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा कानूनों के उल्लंघन के आरोप में जांच कर रहा है। थोड़ी राहत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों को जांच में सहयोग करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत जरूर प्रदान की है। रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई एनवी रमना की बेंच ने कहा कि हम फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश में दाखिल नहीं देंगे। मामले की जांच होनी चाहिए।
दरअसल अमेजन और फ्लिपकार्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले 23 जुलाई को ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को झटका लगा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इन पर जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इस दौरान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नटराज रंगस्वामी की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 11 जून के आदेश के खिलाफ ई कॉमर्स दिग्गजों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। और अब बात करेंगे देश में कोरोना की वैक्सीन की मिक्सिंग के मामले पर, जिस पर हुई पहली स्टडी के नतीजे ICMR ने जारी कर दिए गए हैं और जिसमें अब क्या है अपडेट, देखेंगे हमारी एक खास रिपोर्ट में। ICMR के मुताबिक एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। इन दोनों वैक्सीन की अलग अलग डोज से एक ही वैक्सीन के 2 डोज की तुलना में बेहतर कोरोना वैक्सीन मिक्सिंग की यह स्टडी ICMR ने मई-जून के बीच में यूपी में की थी। DGCI के एक्सपर्ट पैनल ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज की स्टडी का सुझाव दिया था। इसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर को भी वैक्सीन के मिक्स ट्रायल डोज की अनुमति दी गई थी। वैक्सीन मिक्सिंग की स्टडी को 3 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप में 40 लोगों को शामिल किया गया था। वैक्सीन लगाने के बाद सभी ग्रुप में लोगों की सेफ्टी और इम्यूनिटी प्रोफाइल की तुलना की गई। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज लेने वाले लोगों में कोरोना के अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ बेहतर इम्यूनिटी मिली। स्टडी में पाया गया कि एक ही वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों की तुलना में 2 वैक्सीन की मिक्स डोज लेने वाले लोगों में ज्यादा एंटीबॉडी मौजूद थी। यह एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन के कॉम्बिनेशन की पहली स्टडी है। स्टडी से नतीजा निकला है कि दोनों तरह की वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। ICMR की एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस की हेड डॉक्टर सिमरन पांडा ने बताया कि स्टडी में शामिल लोगों को बिना बताए अलग वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि लोगों के मन में वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर डर न बैठे। वैक्सीन मिक्सिंग के रिजल्ट जांचने के लिए वॉलंटियर्स को 40-40 के 3 ग्रुप में बांटा गया। इस स्टडी के नतीजों पर विशेषज्ञ खुश हैं, लेकिन वे ज्यादा इन डेप्थ और डिटेल रिसर्च की जरूरत बताते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी ने कहा कि इस स्टडी में केवल 18 लोगों को ही शामिल किया गया था। ऐसी स्टडी राष्ट्रीय स्तर पर भी होनी चाहिए। भारत में जनसंख्या की वैरायटी को देखते हुए 60 से 70 साल की उम्र वाले लोगों पर भी यह स्टडी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। अमेरिका में इंडिया डे मनाया गया। इंडिया डे परेड का आयोजन अमेरिका में किया गया था। इस परेड में अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ के परिवारों ने रायपुर थीम पर झांकी निकाली और साथ ही छत्तीसगढ़ी गीतों पर भी NRI परिवारों ने जमकर डांस किया। महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी अंदाज में साड़ी पहनी, गले में सिक्कों वाली माला और आंखों पर काला चश्मा था। पुरुषों ने कुर्ता पैजामा और सिर पर पगड़ी थी और अमेरिका और भारतीय ध्वज के साथ ये झांकी शिकागो की सड़कों से गुजरी। अमेरिकी लोग ने भी इसका आनंद लिया, इसका लुत्फ उठाया। अमेरिका के स्थानीय लोगों ने भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे लगाए थे और प्रदेश की संस्कृति के रंगों को देखकर सभी लोग खुश नजर आए। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर इंसानों के अलावा कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, जिसमें कई प्रजाति भी होती है और प्रजातियों के शेर तक, अलग अलग प्रजातियों के शेर तक भी शामिल हैं। हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। इस दिन शेरों को लेकर लोगों के मन में जागरूकता भी लाई जाती है। शेरों की घटती चलती आबादी और संरक्षण पर जोर दिया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए शेरों का
संरक्षण के प्रति उत्साही लोगों को भी बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, शेर राजसी और साहसी होते हैं। भारत को एशियाई शेरों के घर होने पर गर्व है। विश्व शेर दिवस पर उन्होंने शेर संरक्षण के प्रति उत्साही सभी लोगों को भी बधाई दी। तो फिलहाल ये थी देश और विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।